आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। आज एजेंडा बेधड़क में बात राहत की सरकार और ईडी के प्रहार की। प्रदेश में चुनावी मौसम है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के लाभार्थी योजना शुरू कर जनता को राहत की झड़ी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी मौसम से पहले प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के छापे की झमाझम होने लगी है। ईडी ने प्रदेश में पेपर लीक मामले में दस्तक दे दी है और पेपर लीक के आरोपियों पर ईडी के छापे पड़ने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईडी के छापों पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम तो ईडी का इंतजार कर रहे थे, हम तो इनका स्वागत करेंगे। ईडी पॉलिटिकल टास्क लेकर आई है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही हैं। भाजपा पहले जनता को मिलने वाली राहत पर सवाल खड़ा करती है और फिर अब केंद्र की सरकार प्रदेश में ईडी का भौकाल बना रही है। तो आज सवाल यही कि क्या ये भ्रष्टाचार पर वार है या फिर सियासी हथियार है? आखिर क्यों केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को पॉलिटिकल टास्क बनाया जा रहा है? क्या वाकई प्रदेश की जांच एजेंसी की जांच के पीछे केंद्रीय एजेंसियों की दस्तक जरूरी थी और जरूरी थी जो इस पर सियासी बवाल क्यों हो रहा है? आखिर क्यों बार बार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं? रास्ता में घुसने के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है। तो क्या है एजेंडा राजस्थान? और इस एजेंडा राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुटी हुई हैं और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, पूर्व मेयर जयपुर नगर निगम, हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस से। तो रामलाल शर्मा, बीजेपी विधायक, और डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामलाल जी, आपसे ही सवाल। बार बार क्यों सवाल होते हैं सर जब ईडी की एंट्री होती है, और ईडी की एंट्री इस तरह से ही क्यों होती है? और फिर उसकी जो संरक्षकता है उन लोगों को होती है जो भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई करते हैं। तकलीफ उन लोगों को होती है जिनकी गिरबान तक अब जांच एजेंसियां पहुंचने की कोशिश कर रही है। आम आदमी को तो कोई तकलीफ है नहीं। अब जहां जारोली ने जब निलंबित किया गया, उस समय उन्होंने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण के अंदर पेपर लीक होते हैं, तो जारोली से पूछताछ क्यों नहीं की गई कि राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने वाला कौन व्यक्ति था जिसके संरक्षण के अंदर ये पेपर लीक किए गए? राजस्थान के अंदर भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई। एक किराए के बिल्डिंग के ऊपर कोचिंग संचालित करने वाले व्यक्ति के गुनाह की सजा मकान मालिक को दी गई, लेकिन कांग्रेस की एक महिला पदाधिकारी सर, लेकिन जो मुख्य सरगना के नाम तो आए ना, उनको गिरफ्तार भी तो किया गया है। हाँ मेघा जी, क्या पूछ रही हैं आप? मैं कह रही हूँ सर कि जो गिरफ्तारी हुई है वो सरगनाओं की हुई तो है, और लगातार इस पर एसीबी वो भी कार्य कर रही है, लगातार एसओजी भी कार्य कर रही है। देखिए, सरकार की मंशा भ्रष्टाचार मिटाने की है ना, सरकार की मंशा गुनहगारों को सजा दिलाने की है ना, सरकार की मंशा भविष्य के अंदर कोई पेपर लीक नहीं हो, ये है ना। तो अगर कोई एजेंसी अगर कारगर कार्रवाई नहीं कर रही, दूसरी एजेंसी कारगर कार्रवाई कर रही है, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। सर, कारगर कार्रवाई क्या नहीं हुई सर? रीट के मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई? अब आप देख लीजिए कहां तक ये जांच पहुंच जाती है, आरपीएससी तक पहुंच जाती है, वहां भी गिरफ्तारी हुई है सर। नहीं मेघा जी, मैं ये कह रहा हूँ, सबका ध्येय एक है, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, करप्शन मुक्त होना चाहिए, अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो अपराधियों को जेल की सलाखे के पीछे भेजने का काम कोई सी भी एजेंसी करे, उसका तो स्वागत करना चाहिए। तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए, और तकलीफ इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हम तो ईडी का इंतजार ही कर रहे थे, सीबीआई का इंतजार ही कर रहे थे। कोई भी गुनहगार है, गुनहगार को सजा देने का काम करे। अच्छा सर, ईडी क्या कार्य करी? मनी लॉन्ड्रिंग को लेके ही तो देखेगी। अब जिस तरह बुलडोजर चले हैं, क्या उस कार्यवाही से विपक्ष सेटिस्फाइड नहीं था? क्या लगातार जिस तरह से बुलडोजर चला के उन घरों को तोड़ा गया या उस जगह को हटाया गया,
उससे सेटिस्फाइड नहीं है विपक्ष? किसके घरों को तोड़ा गया? कोचिंग चलाने वाला प्राइवेट व्यक्ति, मकान मालिक अलग, मकान मालिक का मकान तोड़कर 18 लाख रुपए का नोटिस उसको इस बात का दिया जाए कि हमारा खर्चा हुआ है। आप अपनी महिला कांग्रेस की नेत्री की बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ी, जो उनका बेटा जेल की सलाखों के पीछे है इस मामले के अंदर? तो आप भेदभावपूर्ण तरीके से तो काम पहले ही कर रहे हो आप। दूसरी तरफ आपकी अगर एजेंसियां सतर्क रहती तो विधानसभा के अंदर बिल पारित करने के बाद भी इतने पेपर लीक क्यों हुए? क्योंकि इस बिल पारित करने का डर भी उन लोगों के बीच में नहीं है। हाँ, तो रामलाल जी, ये तो पहले भी, अब इस तरह के अगर हम आप पेपर की बात कर रहे हैं, ऐसे पेपर तो बहुत सारे लीक दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में हुए, गुजरात में हुए, वहां पर किस तरह से ईडी, सर वहां ईडी पहुंच गई क्या? वहां ईडी पहुंच गई क्या, ये बता दीजिए। दूसरे के गुनाह गिनाने से खुद के गुनाहों से बच नहीं सकते। आप ये कह के इसी नहीं कर सकते हैं कि दूसरे प्रदेशों के अंदर भी पेपर लीक हुए हैं। आप क्या कर रहे हो? आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जवाबदेही है ना। तो आपको अपनी सरकार चलाने के लिए जिन मुद्दों की आशंकाएं थी, उन मुद्दों को आपको सोल्व करना चाहिए था, कठोरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए थी। चलिए सर, आप पे इसके बाद दोबारा आएंगे। ज्योति जी, जरा जवाब दे दीजिए। देखिए, इसमें आप जब आपने बात पूछी खुद ने ही, तब आपको खुद ही शायद जवाब मिल गया होगा कि यूपी में हुए या दूसरे स्टेट्स में जब पेपर लीक हुए तो वहां पर क्या ईडी की कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है। आप लगातार देखेंगे कि ईडी हमेशा चुनाव वाले क्षेत्रों में, जहां पर बीजेपी को अपनी हालत खराब दिखती है, जहां पर बीजेपी को लगता है कि हम यहाँ पर कांग्रेस का सामना कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे लगातार कांग्रेस जो है वो जनता की राहत के काम कर रही है, महंगाई की राहत के काम कर रही है, लोगों में उसके प्रति एक बहुत अच्छी भावना है, लोगों को लगता है कांग्रेस की सरकार उनके साथ जो है वो लगातार खड़ी हुई है, हर मुश्किल समय पर खड़ी हुई है। इसलिए बीजेपी को बार बार ये लगता है कि अब हमारे पास ऐसा कोई तरीका है नहीं जहां हम जनता से सीधा संवाद स्थापित कर सके, हम जनता के बीच में जा सके, और वो इस तरह के हथकंडे, जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद वाली जो नीति है उसको अपनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी करती है। और इसलिए लगातार आपको ईडी की भेदभावपूर्ण कार्रवाई जो है वो नजर आती है, और ये किसी एक व्यक्ति को नजर नहीं आती, सबको नजर आती है कि कैसे ये कार्रवाई की जाती है। ठीक है हेमंत जी, जरा ये बताइए, क्योंकि अब बीजेपी ये कहती है कि ये तो कार्रवाई ईडी की होनी चाहिए, अगर कोई भी एजेंसी आती है, क्या गलत है? कांग्रेस कहती है कि ये जब राहत कैंप चल रहे हैं, बेहतरीन कार्य हो रहा है, तब इस तरह से ईडी की एंट्री होती है। जरा रिएक्शन दीजिए। देखिए मेघा जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने सेट पैटर्न पर चल रही है। वो कर्नाटक की हार से, हिमाचल की हार से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। यानी एक उसका सेट पैटर्न है कि चुनाव से पहले ईडी का, सीबीआई का प्रयोग करना, उनको उन राज्यों में भेजना, मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ना, स्थानीय मुद्दों को तरजीह नहीं देना, स्थानीय सत्र को तरजीह नहीं देना। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को अब रिव्यू करने की जरूरत है। बीजेपी को आज चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है। आप ये सही मानकर चलिए कि राजस्थान में पहली बार शायद राजस्थान की राजनीति में ऐसा हो रहा है कि सरकार के 4.5 साल बीत गए और सरकार के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी जैसी कोई बात दिखने को तैयार नहीं है। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है इस समय। जिस तरह की योजनाओं की झड़ी अशोक गहलोत साहब ने लगा दी है, अब वो किस तरह की योजनाएं हैं, और यानी घर घर सीएम अशोक गहलोत साहब पहुंच गए। और आज अजमेर मुख्यमंत्री कह भी रहे थे, वादा निभाया है, वादा किया था उसको लेकर। अब देखिए ना, अजमेर में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी सभा खत्म करके जाते हैं, रात को 10 बजे एक इतना बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी ले लेते हैं कि 100 यूनिट फ्री, बिजली फ्री हर एक व्यक्ति को मिलेगी। इतना बड़ा फैसला है कि वो मुझे लगता है कि उनका जो इस तरह जो काम जो कर रहे हैं, जी तोड़ वो प्रयास कर रहे हैं सरकार को रिपीट करने का। हर कैंप में खुद जा रहे हैं, पर्सनली वो यानी वन मैन आर्मी की तरह वो काम कर रहे हैं। वो एक तरह से जनता के दिलों में राज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप उनकी जो जिस तरह की स्टाइल, उनकी वर्किंग स्टाइल है, आप देखिए हर एक जनता से सीधा कनेक्ट होने की वो कोशिश कर रहे हैं। रामलाल जी, क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही, इसलिए अब ईडी की एंट्री हो रही है क्या? देखिए मेघा जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने कैडर के दम के ऊपर चुनाव लड़ती है। एंटी इनकम्बेंसी सरकार की इतनी अधिक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इनके विधायकों ने सरकार बचाने के नाम पर जिस तरीके की लूट मचाई है विधानसभाओं के अंदर,
ट्रांसफर जनता पोस्टिंग तो से आज कह लेकर रही थी कि हमें बहुत ट्रांसफर फायदा पोस्टिंग हो से रहा है। लेकर जमीनों की खुद करने से लेकर माइनिंग घोटाले जितने किए हैं, सर, आज जनता जब इनको बख्शने जनता वाली नहीं है। से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुखातिब हो रहे थे तब जनता कह रही थी कि हमको तो बहुत फायदा हो रहा है इन योजनाओं से। हाँ, जनता तो ये भी कह रही थी जब बिरला ऑडिटोरियम के अंदर शिक्षकों का सम्मेलन था कि साहब बिना पैसे दिए हमारे ट्रांसफर ही नहीं होते, तो आप उनका भी तो जिक्र कीजिए कि इस राजस्थान सरकार ऐसी पहली बार आई है कि जहाँ शिक्षकों से ट्रांसफर के भी करोड़ों रुपए वसूल करने का काम कर रही है। सर, फिर तो एनएचएम का घोटाला भी नहीं भूलना चाहिए। तब भी क्या ईडी आई थी क्या? तब उसको आप भूल गए क्या आपकी नहीं, सरकार ईडी में तो जो हुआ था? अभी 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिले हैं, उसमें भी ईडी को आना चाहिए। सर, हम तो ये आपके- करें 2 करोड़ सर, 31 लाख आपकी आप रुपए की सरकार राशि में कम राशि NHM नहीं जो होती। घोटाला हुआ था, किसके उसको लिए भूल पैसे गए क्या? दिए गए थे, किसको पैसे दिए गए थे, किसके लिए इकट्ठे किए गए थे, किससे पैसे आए थे, आप इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ना, सारी चीजें बतानी चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने पैसे दिए, इस काम के लिए पैसे दे दे, अमुक व्यक्ति को देने थे, अमुक व्यक्ति के पास पहुंचते थे। क्यों नहीं बता रहे प्रदेश की जनता को? 2 करोड़ 31 लाख रुपए सरकारी महकमे में मिलना, 1 किलो सोना मिलना। ज्योति जी जवाब दीजिए। देखिए आना, मैं यूं कहना चाहूंगी कि रामलाल जी के पास वाकई में जब सरकार की आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की तो उनके पास कोई बात ही नहीं थी कहने को, क्योंकि आज चाहे चिरंजीवी योजना ले लीजिए, चाहे आप ओपीएस ले लीजिए, चाहे आप सिलेंडर के दाम 500 करना ले लीजिए, चाहे आप महंगाई राहत के कैंप के माध्यम से नहीं मैम, लोगों मैं को ये राहत के ठीक है, काम ये अलग पहुंचाना बात ले है मैम, लीजिए, लेकिन चाहे मैं ये आप समझना चाह रही हूँ हर अगर वर्ग को, ईडी की हर एंट्री वर्ग को होती है, कैसे मैम मैं राहत ये मिल समझना दी चाह रही जाए, हूँ अगर कैसे ईडी की टेक्नोलॉजी एंट्री का होती जोड़ा है जाए, कैसे तो इसमें युवाओं क्या के साथ बुराई आगे है? बढ़े। अगर कोई एजेंसी अगर कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, राजस्थान की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, और ईडी की कार्रवाई भी अगर साफ नियत से होना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बीजेपी की बौखलाहट के कारण ईडी आती है, जब यहाँ पे लगातार अगर कार्रवाइयां अगर हो रही हैं, अरे भाई अगर आज आपको करप्शन करते हुए लोग अगर सलाखों के पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि कार्रवाइयां हो रही हैं, और जब कार्रवाइयां हो रही हैं तो लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। लगातार एसीबी भी कार्रवाई कर रही है यहाँ पर, लगातार कहीं भी कुछ भी अगर कोई जानकारी एसीबी तक पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई होती है निश्चित तौर पर। तो ऐसे में केवल आप अपनी बदनीति से, केवल दबाव बनाने के लिए, केवल अपनी एक रणनीति के तहत आप केवल ईडी को ला करके आप ये सोचते हैं कि हम ऐसा दबाव बना करके और फिर हम चुनाव जीत जाएंगे राजस्थान में, तो राजस्थान के आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कांग्रेस अपनी बात कह रही है, बीजेपी अपनी बात कह रही है, लेकिन अगर एसओजी, जी मैम आपके पास लौटूंगी मैं, एसओजी अगर अच्छा कार्य कर रही है, एसीबी अगर लगातार इस भ्रष्टाचार पर कार्य कर रही है, जीरो टॉलरेंस नीति है, तो क्या ईडी की ये जो कार्रवाई हुई है या जो ईडी की एंट्री हुई है उसे लेकर आपसे जानना चाहेंगे? मेघा जी, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी संस्थाएं बनाई जाती है वो चाहे संवैधानिक प्राधिकार के तहत बने या किसी वैधानिक प्राधिकार के तहत बने, वो अगर अपने सक्षमता के तहत जो उनको सक्षमता या जो उनको स्कोप मिलता है, वर्किंग स्कोप, उसमें अब अगर वो न्याय संगत कार्रवाई करते हैं तो कुछ बुराई नहीं है। लेकिन अगर उनका उपयोग किसी राजनीतिक अस्त्र शस्त्र के रूप में किया जाता है या चुनावी रणनीति के तहत किया जाता है, और वो संस्थाएं भी मैं समझता हूं कि न्याय संगत कार्रवाई नहीं करके किसी के इशारों पे किसी को टारगेट करने के लिए किसी संस्था को या व्यक्ति को या किसी राज्य को या किसी राजनीतिक दल को करती हैं, तो वो गलत है। सच बात तो ये है कि संस्था अपने प्राधिकार के तहत कार्य करे, अच्छा कार्य करे तो वो स्वागत योग्य है, क्योंकि पेपर लीक में जहां हमारी एसओजी, एटीएस ये भी कार्रवाई कर रही है, और साथ में आपने देखा होगा कि नकल विरोधी कानून जैसा राजस्थान में बना है वैसा कहीं नहीं है, जिसमें आप देखिए कि 10 करोड़ तक का जुर्माना है, सजा का प्रावधान है। ऐसे तो गुजरात में भी है, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे अच्छा सरकार की मंशा है, नियत साफ है, और बार बार शासन का ये आग्रह है कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। उठाती है ना जी, हेमंत जी आ रही हूं मैं, लेकिन सवाल तो लगातार कांग्रेस ये करती है ना कि भाई हम अच्छी राहत दे रहे हैं, हम सब अच्छा कुछ कर रहे हैं, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, इसलिए ईडी की एंट्री करवाई जाती है, फिर अलग अलग आरोप लगाए जाते हैं, कोशिश की जाती है अलग अलग तरीके से।
मेघा जी, मैंने कहा ना कि जैसा कि अगर मान लीजिए उसमें एक एंगल है, जैसे आर्थिक अपराध का जब गठन होता है तो ईडी की संस्था का इजाद इसके लिए हुआ, कुछ आर्थिक उसका परिदृश्य, उसका स्कोप, उसकी क्या परिधि है उसमें प्रावधानित है। अगर कोई जांच होती है या कोई कार्रवाई होती है या कोई एक्शन होता है, वो अगर अपने न्याय संगत प्राधिकार के तहत होता है, उसमें वाकई, क्योंकि संस्थाएं कुल मिलाकर चाहे संवैधानिक या वैधानिक किसी भी प्राधिकार के तहत बनती तो जनता के पैसे से, उनसे फंडिंग उनसे, हमारे पैसे से होती है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि अगर वो जनहित का कार्य करती हैं, न्याय संगत कार्य करती हैं, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि जैसा कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है, तो वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत श्रेयस्कर नहीं है और ये अच्छी राजनीतिक मैं समझता हूँ कि परंपरा नहीं। ठीक है, हेमंत जी क्या कह रहे थे आप बताएं। नहीं, देखिए, ईडी और सीबीआई निसंदेह राजनीतिक संस्थाएं तो नहीं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारत सरकार की संस्थाएं हैं। लेकिन जिस तरह का एक दृष्टिकोण, एक अवधारणा ये बन गई कि बीजेपी और केंद्र सरकार इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस इस संदेश को देने में सफल भी रही है। क्योंकि अब आप मान लीजिए, कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीता, वहां पर भी ईडी गई थी, सीबीआई गई थी, हिमाचल में भी ये हुआ। तो अब एक परसेप्शन ये भी बनता नजर आ रहा है कि जहां जहां भी चुनाव से पहले ईडी जाती है, वहां पर उल्टा कांग्रेस को फायदा होने लगा है। और क्या एक बात और है, क्या सचिन पायलट जी का एजेंडा और बीजेपी की केंद्र सरकार का एजेंडा एक ही है क्या? यानी अच्छा रामलाल जी, देखिए अब ईडी को लेकर देखिए सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठते हैं। अब आप मुझे पहले वो बता दीजिए, जो बीजेपी शासित राज्य हो और वहां पर ईडी की कार्रवाई हुई हो, क्योंकि पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, कहां पर ईडी की एंट्री हुई है? देखिए मेघा जी, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, उसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहूंगा। बाबूलाल कटारा की नियुक्ति आरपीएससी मेंबर के नाते कैसे हुई, पूरा प्रदेश जानता है कि कांग्रेस पार्टी का एक जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष बाबूलाल कटारा के नजदीक था, उस जिलाध्यक्ष की नजदीकियां सीएमओ के अंदर थी, और उसी वजह से इस बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया गया। ठीक सर, ठीक है, ये मैं समझ गई। ये हो सकता है बहुत सारे कनेक्शन होंगे सर, ठीक है, बहुत सारे कनेक्शन होंगे और उन पर जाना बहुत जरूरी है। सीएमओ की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है क्या सर? एक तरफ एसओजी ने, सरकार आयुक्त हुई थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया, एसओजी के अधिकारी मानेसर तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए मानेसर गए थे, सर आपकी बात में समझ गए कि ये हो सकता है, ये मसला हो सकता है सीरियस और इस पर कार्य होना चाहिए, ये ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। ऐसा क्यों होता है कि आप ईडी का एक प्रदेश बता दीजिए सर। अपराध जहाँ होते हैं वहीं पर ईडी और सीबीआई सर, मैंने आपको राज्य गिनाए, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर भी पेपर लीक हुए। अगर अपराध बीजेपी के शासनकाल के अंदर हो रहे हैं तो आप शिकायत क्यों नहीं देते हो? आप शिकायत दो, ईडी और सीबीआई वहां पर भी कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं कार्रवाई करेगी? और कांग्रेस के मित्रों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बताएं तो सही कि आपने कहा किसी बीजेपी स्टेट के राज्य के अंदर आपने कंप्लेंट की और कार्रवाई नहीं हुई हो? ठीक है, बताइए ज्योति जी, बताइए कहां पर आपने कंप्लेंट की और तब कार्रवाई नहीं हुई है? मेरे को तो ये बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति लगती है कि रामलाल जी बोल रहे हैं कि वहां पर आपने कौन सी शिकायत की तो ईडी क्यों जाए। अरे भाई, वहां पर पेपर लीक हो रहे हैं, वहां पे मामले सामने आ रहे हैं, तो ईडी जो है वो क्या शिकायत का इंतजार करती रहेगी? वो कार्रवाई करने नहीं जाएगी वहां पर? अगर इतनी ही, अगर वो बिल्कुल बिना भेदभाव के अगर कार्रवाई करती है तो। लेकिन चूंकि इसीलिए बार बार भेदभाव की बात आती है कि भाजपा शासित प्रदेशों में ईडी की कार्रवाइयां होती नहीं है, बीजेपी के नेताओं पर ईडी की कार्रवाइयां नहीं होती है। इससे अरे ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ईडी के दफ्तर गए थे, सारे सबूत उनको देकर आए, तथ्य देकर आए, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद में कार्रवाई हो रही है, कितने महीनों बाद में कार्रवाई हो रही है। यदि आपके नेताओं ने बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके से कोई कंप्लेंट दी हो और ईडी ने कार्रवाई नहीं की हो तो आप बताएं तो सही। जहाँ तक अब आप सिर्फ सीधा आरोप ये लगाएं कि साहब सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ईडी कार्रवाई करती है, बाकी जगह नहीं करती है, ये तो ठीक नहीं है। जानकारी से लगाई जाती है, वो व्यक्ति को देख करके लगाई जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गलत काम के लिए कोई राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। और इसलिए मतलब इसलिए भी नहीं निकलता क्योंकि उन सभी व्यक्तियों पे लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं।
तो ठीक इसलिए है, आप राम- केवल ईडी को बदनीयत से इस्तेमाल करना बंद ठीक कीजिए है, और ज्योति जनता जी के आपके बीच में पास जाकर मैं के आऊंगी। चुनाव रामलाल लड़ने की जी, कोशिश कीजिए। कांग्रेस ये जनता कहती के है- बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कांग्रेस ये कहती है रामलाल जी कि हम लगातार राहत कैंप लगा रहे हैं, हम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, फ्री सुविधा दे रहे हैं और अब 500 रुपए में सिलेंडर भी मिल रहा है और इन सब चीजों से बीजेपी को डर है। मेघा जी मुझे एक चीज बता दो, इस राजस्थान के अंदर और भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की अनेकों योजनाएं वर्षों से संचालित हो रही है। एक बार भी किसी योजना का रजिस्ट्रेशन हुआ क्या? कभी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना बीजेपी ने लागू की, कभी रजिस्ट्रेशन करवाने का काम किया? पूरे देश में कहीं पर भी 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है क्या राजस्थान के अलावा? रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया? कहीं भी आपका भाजपा शासित प्रदेश, आपकी केंद्र सरकार जनता को राहत देने की कोशिश कर पेंशन रही है मिल रही है, तो आप उनको 1000 रुपए दे रहे हो, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की ज्योति जी, आवश्यकता मैं कहाँ आपके पड़ेगी? पास सिर्फ आऊंगी, एक बार कांग्रेस के रामलाल जी को नेताओं सुन के लेते भाषण हैं। दिलवाने के लिए प्रदेश की जनता के मेहनत और परिश्रम के पैसे को बर्बाद करने का काम कांग्रेस सर, कर रही है। लेकिन एक चीज इसके बताइए पीछे ना। कुछ भी नहीं है। सर एक चीज बताइए ना, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप ये बता दीजिए, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता ये फायदा नहीं ले रहे होंगे? वो परिवार जो है वो फायदा नहीं ले रहे हैं क्या? मैं मेघा जी दूसरी बात कर रहा हूँ, जी। बीजेपी ने टोल फ्री योजना की, कभी रजिस्ट्रेशन के लिए जनता को लाइन में खड़ा करने का काम नहीं किया। बीजेपी ने अन्नपूर्णा रसोई योजना का लागू की, कभी उनको लाइन में खड़ा करने का काम नहीं किया। रामलाल जी जो है वो बीजेपी ने जनता की राहत 833 की रुपए बात की करना ही नहीं बिजली चाहती। सब्सिडी योजना देने का काम किया, कभी उनको लाइन में खड़ा करने का वो काम नहीं दूसरी किया। बात ही क्योंकि करना सरकार चाहते के पास आंकड़े है ना राहत देने के लिए। आपके सर, पास मैं- आधार नंबर है, आपके सर पास अकाउंट नंबर रामलाल है, जी, मैं ये तो फिर पूछ लाइन रही में हूँ खड़ा कि क्यों कर रहे हो? राहत मिल रही है जनता को या नहीं मिल रही है? वो तो ये मानते हैं ना आपकी राहत तो मिल रही है, इसीलिए तो जनता जा रही है। आप तो आइए ना एक बार चुनाव के मैदान में, जनता बता देगी कितनी राहत प्रदान करने का काम किया है। हजारों रुपए फ्यूल चार्ज के रूप में वसूलने का काम कर रहे हो। आप आइए तो सही, घोषणा करते हो मार्च के अंदर 1 सर, अप्रैल फ्यूल से राहत सरचार्ज मिलेगी। भी तो अब कह रहे हो जून फ्यूल से देंगे। सरचार्ज भी तो अब राज्य सरकार वहन कर रही है। अरे कहाँ वहन कर रही है? आम उपभोक्ता तो बिल जमा करा चुका फ्यूल चार्ज का, आप उनके खाते में वापस डालने का काम करोगे क्या? हाँ। ज्योति जी, अब देखिए लगातार आरोप यही है, बीजेपी ये कहती है कि भाई अब 4 साल तक तो ऐसा नहीं कर रहे थे। राजेंद्र राठौड़ ने ये कहा कि 4 साल तक तो आपने ये सब नहीं किया, अब आप ये सब कर रहे हैं, चुनावी साल आ गया है, चुनावी वक्त आ गया है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हम लगातार कांग्रेस की सरकार जो है वो काम कर रही है। कोरोना के समय पर भी अगर कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इस मिशन के साथ राज्य सरकार ने काम किया। चिरंजीवी योजना को 5, 10 और 25 लाख तक की राहत देने का काम राज्य सरकार ने किया। तो जनता के बीच में तो सरकार हमेशा ही है। लेकिन मैं रामलाल जी से पूछना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा प्रदेश भारत में बताएंगे आप जहाँ पे सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है राजस्थान के अलावा? क्या आपके कोई भाजपा शासित प्रदेश ये काम करने को तैयार है कि सिलेंडर 500 रुपए का दे वो? या केंद्र सरकार तैयार है कि वो अपने सिलेंडर के दाम जो है वो कम करके जनता को राहत देने का काम करे? नहीं है। बल्कि ग्लोबली अगर इन सब की हम पेट्रोल डीजल की दरें कम होती हुई देखते हैं तो भी केंद्र सरकार केवल अपना, यूं कहें कि केवल अपना लाभ कमाने के लिए वो जनता को लूट रही है। तो आप राहत तो दे नहीं रहे हैं और आप बार बार केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। केवल आप ये बात कहने का काम कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ राहत नहीं मिल रही है। चिरंजीवी योजना का लाभ भाजपा के कार्यकर्ता भी लेते हैं, जब अस्पतालों में जाते हैं राहत देने की बात कर रहे हो, वो भी लेते हैं, वो भी पूरा लाभ उठाते हैं उसका। लेकिन आप लाभ उठाने के बाद भी धन्यवाद नहीं देना चाहते, आप लाभ उठाने के बाद भी दुआ नहीं देना चाहते। ये आपकी नीयत को दर्शाता है। उस पर फिर ईडी का आरोप को भेज देना ये साबित करता है कि आप कहीं से भी जनता के साथ नहीं खड़े हैं। ठीक है, एक सेकंड, जगरूप जी के पास चलते हैं, उसके बाद दोबारा सर आपके पास लौटेंगे। भारत सरकार करे। रामलाल जी दोबारा लौटेंगे आपके पास, ज्योति जी लौटेंगे। जगरूप जी जवाब दीजिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो कही गई ना हमसे वो जमाना कह रहा है। अब आप देखिए जनता राहत पाके खुश है और मैं समझता हूँ कि योजनाएं जो बनती हैं और ये अनवरत योजनाएं थी, इनमें कुछ इजाफत की है। वर्तमान बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ बढ़ावा दिया है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन जनता रजिस्ट्रेशन करा के खुश है और जिस ढंग से लोग टर्न अप हो रहे हैं और 1 करोड़ 47 लाख लोग पंजीकरण करा गए, 6 करोड़ से अधिक लोगों को ये मिला है, गारंटी पत्र मिले हैं, तो उससे लोग खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि ये स्वागत योग्य कदम है जो
जनता राज्य के खजाने से जो मुस्तहक हैं, जो एंटाइटल्ड हैं, उनको अगर राहत मिलती है तो ये स्वागत योग्य कदम है। और जो योजनाएं थी वो कुछ उसमें अनवरत, जैसे चिरंजीवी योजना थी, पहले उसकी सीलिंग 5 लाख की, फिर 10 लाख की, अब 25 लाख की है। इसी तरह दुर्घटना राहत बीमा की भी राशि बढ़ा के अब 10 लाख की है। इस तरह से योजनाओं में जो इजाफत हुई है, जैसे पशु बीमा था, जैसे लंपी रोग के बाद 40-40 हजार का, ये मैं समझता हूँ अभिनव राजस्थान में हुआ है। लोग इन योजनाओं में पंजीकरण करा के और उसकी राहत का गारंटी पत्र पाके खुश हैं। अब ये तो रामलाल जी और राजनीतिक दल और आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन राज्य के खजाने में जनता को सीधी भागीदारी मिले। जैसे आज ही संप्रति मुख्यमंत्री ने जो इंदिरा गांधी रसोई गैस सब्सिडी की 60 करोड़ की राशि 14 लाख परिवारों को डायरेक्ट डीबीटी से दी है, तो इससे जनता मैं समझता हूँ खुश है। और ये योजनाएं, और सर ये तो आज इसको लेकर बातचीत भी महिलाएं कर रही थी और वो कह रही थी हमको खुशी है। रामलाल जी, आप चाहे, अब नोटबंदी के टाइम भी तो लोग लगे थे लाइनों में, अब अगर वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है उस रजिस्ट्रेशन से, तो बीजेपी के लिए तो शायद चिंता की बात तो होगी। इसको तो मान लीजिए आप, या फिर आप कह दीजिए भाई हमारे कार्यकर्ता तो नहीं करवा रहे हैं ऐसा। मेघा जी, पहली बात तो इस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। अब आइए मुद्दे की बात के ऊपर। आपने ये कहा था 2018 के अंदर कि हम 1 पैसा बिजली की दरों के अंदर बढ़ोतरी करने का काम नहीं करेंगे। अडानी टैक्स के 7 पैसे भी उपभोक्ताओं के ऊपर डालने का काम किया। 3 बार, पहले 31 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए, फिर 45 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए, फिर 52 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए। ये उपभोक्ताओं के ऊपर 50 यूनिट बिल आता था, उनके जीरो बिल आता था। रामलाल जी, बहुत सारे लोगों ने जीरो बिल का फायदा उठाया, लाखों परिवारों ने। आज भी संविदा और ऐसे अब उसको जब 100 यूनिट कर दिया गया तो उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। जिनको आपने नौकरी से बाहर निकाला, कहाँ राहत देने में कहाँ चूक रही है? आज भी संविदा कर्मी मुद्दा जीवित है। आज भी एलडीसी 2.5 महीने से लगातार हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, मुद्दा जीवित है। तो आपसे कौन सा वर्ग संतुष्ट है, ये बता दीजिए। दूसरी बात, 5 बजट पेश किए मुख्यमंत्री जी ने, एक घोषणा की बात कर रहा हूँ। आपने घोषणा की विकास पथ, आपने 12,000 विकास पथ बनाने थे। पूरे राजस्थान में 183 विकास पथ बनाने का काम किया। आपने घोषणा की कि हर पंचायत समिति मुख्यालय के ऊपर हम नंदी सलाई खोलने का काम करेंगे। कहाँ है आपकी नंदी सलाई? आपने कहा था प्रत्येक महिला के हाथ में स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। कहाँ है महिलाओं का स्मार्टफोन? आपने घोषणा की थी राजस्थान के अंदर हम ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने का काम करेंगे। आज पेपर लीक और ये बात भी रामलाल जी, अब तो मैनिफेस्टो के लेकर 400 का सिलेंडर आपने 1200 पहुंचा दिया है। आपने ये भी बताइएगा, आपके पास जवाब ही नहीं मेरे सवालों का। कहाँ बात कर रही है? एक भी मुद्दा मेरा तर्क भी नहीं है। तर्क संगत मुद्दे की बात ऊपर मैं डिबेट कर रहा हूँ। रामलाल जी, तो फिर ये भी तो बता, आप एक भी मुद्दे पे जवाब दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। आप बता पा रहे हैं कि कैसे, क्यों पेट्रोल डीजल की दरें आप लगातार बढ़ा रहे हैं? क्यों सिलेंडर 400 से 1200 रुपए आपने कर दिया? कोई और प्रदेश बता रहे हैं जहाँ सिलेंडर 500 रुपए का मिलता है? कोरोना के दौरान जनधन के खातों में पैसे डालने का काम भारत सरकार ने किया था। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का काम भारत सरकार कर रही है। लाभ मिल रहा है। और आप जो सब्सिडी बात कर रहे हो ना, 500 रुपए की सब्सिडी दे रहे हो, 200 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार की सब्सिडी है। कोई जवाब नहीं है आपके पास। अच्छा ठीक है, एक बार हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, ये योजना वर्सेस योजना होते नजर आ रहा है और शायद इसलिए बीजेपी को डर है और कांग्रेस भी अपना जो चुनावी साल है इसमें अलग अलग लोगों के साथ बातचीत भी कर रही है। देखिए मेघा जी, हो क्या रहा है कि कांग्रेस बीजेपी में रिवाज बदलने और रिवाज जारी रखने के लिए संघर्ष है। यहाँ मुख्यमंत्री जी तो रिवाज को बदलना चाहते हैं, वहीं बीजेपी जो रिवाज को जारी रखना चाहती है कि भाई एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन आप ये मान के चलिए, और मैं तो रामलाल जी से अनुरोध भी करूंगा कि उनको चिंतन करने की सख्त आवश्यकता है। आज देखिए, बीजेपी के पास तो सीएम फेस ही डिसाइड नहीं हो पाया, जबकि कांग्रेस ने तो अप्रत्यक्ष रूप से सीएम का फेस भी डिसाइड कर दिया। जब आलाकमान ये कह चुका कि भाई अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं के सामने रखकर और चुनाव लड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो सीएम फेस तो फिर सीएम तो अशोक गहलोत साहब ही बनेंगे। लेकिन बीजेपी में तो अभी तक सीएम का फेस डिसाइड नहीं है, तो बीजेपी को चिंतन करने की सख्त आवश्यकता है और अशोक गहलोत साहब कह चुके हैं। अब ठीक है रामलाल जी, एक तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा मेरा ये सवाल कि ये जो योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि भाई हम तो परमानेंट रखेंगे, ये पक्की वाली योजनाएं हैं, लेकिन अगर बीजेपी आती है तो क्या इनको बंद कर देगी? क्या ये योजनाएं बंद हो जाएंगी?
देखिए, मुख्यमंत्री जी के कहने के शब्द अलग होते हैं, करने के शब्द अलग होते हैं। सर अब आपका यही बताइए सवाल ना, मैं करूं। बीजेपी का बताइए। देखिए मेघा जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2013 के अंदर आई, हाँ, BJP की 2008 से सरकार लेकर आई तो 500 13 तक सिलेंडर देगी, यही नहीं अशोक देगी, रामलाल जी गहलोत बताएं जरा। ने फ्री मेडिसिन की जवाब दें। योजना लेकर आए थे। हमने उस योजना के अंदर वृद्धि की। हम 3 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी किया। हम कभी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम नहीं करते, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? अरे रामलाल जी, योजना 100 थी, यूनिट उसको बिजली बंद करने का फ्री काम देंगे किया। या नहीं देंगे? 833 अगर रुपए की आप बिजली सर, रिफाइनरी का क्या हुआ? 2 साल तक बंद करने का काम किया। अन्नपूर्णा रसोई योजना रामलाल जी, थी, उस रिफाइनरी योजना का को क्या बंद हुआ करने था? का उस काम पर जवाब दे किया। दीजिए मुख्यमंत्री सर। दुग्ध योजना थी, उसको बंद करने ये का लोगों काम को किया। राहत नहीं तो देती, हम योजनाओं को योजनाओं बंद को करने का बंद काम करते तो हैं। अशोक गहलोत रामलाल कर रहे जी, हैं। हम बड़ी कर रहे हैं। रामलाल जी, एक तो आप रिफाइनरी पर जवाब दे दीजिए अरे और आप जगरूप आगे जी की बात मेट्रो तो के करिए सेकंड ना। फेज का भी कह रहे हैं। क्या आप हुआ जवाब उसको? तो अगर आप बंद देंगे करने ना, का काम आगे नहीं अगर करती है जिम्मेदारी तो लेते हैं तो देखिए मेघा जी, रिफाइनरी के अंदर जो कांग्रेस जिन शर्तों के ऊपर रिफाइनरी का एमओयू करके गई थी, वो राजस्थान के हित में नहीं था। उसको रिवाइज करके राजस्थान की जनता का पैसा बचाने का काम हमने किया, नंबर 1। नंबर 2, मेट्रो के लिए मुख्यमंत्री जी मेरे गोविंदगढ़ में आए थे, घोषणा करके गए थे। अरे तो आप कुछ तो करते हैं, आपने तो 5 साल उसको बंद करके रख दिया। ERCP का क्या हुआ सर? ERCP रिफाइनरी को ERCP बहुत important है सर। ERCP हमारा प्रोजेक्ट है। करने तो वो करते आपका हैं। प्रोजेक्ट है, हम भी यही कह रहे हैं उससे। 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लेकर आए थे, लेकिन आपने तो टेक्निकल उसको जो जनता चीजें को हैं देने से ही उसको मना कर स्टेट की दिया। जो दायित्व है आपने स्टेट उस को पूरा रिफाइनरी का करना लाभ चाहिए। जनता को हो, ऐसी स्थितियां ही नहीं आने दी। ERCP बहुत महत्वपूर्ण है सर। ERCP राजस्थान के 13 जिलों की प्यास भी बुझाएगा, कृषि की। ठीक है सर, बहुत सारे मुद्दे हैं और शायद ERCP को ले लीजिए, रिफाइनरी को ले लीजिए, कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, लेकिन अब इन मुद्दों पर होता क्या है और अब इधर ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, इस पर भी क्या राजनीतिकरण होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, भाग बनने के लिए। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। ईडी सीबीआई इनकम में तड़प रही है राजस्थान में घुसने के लिए। सबसे ज्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है। पहुंचेंगी आप तक लाइट कैमरा एक्शन में हर रोज दोपहर 3:30 बजे।